अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं सिद्रा मीर। नाजरीन, 13 जुलाई यौम शोहदाए कश्मीर का दिन है। ये दिन हक़ खुद इरादियत का दिन है। सलाम उन कश्मीर के 22 गयूर नौजवानों के जज्बे और हिम्मत को, जिन्होंने 13 जुलाई 1931 को डोगरा साम्राज्य कुव्वतों को ललकारा और जामे शहादत नोश की। 13 जुलाई 1931 को नमाज ज़ोहर के वक्त एक नौजवान ने अजान देना शुरू की कि डोगरा महाराजा के सिपाहियों ने उसे फायरिंग करके शहीद कर दिया, लेकिन अजान देने का सिलसिला जारी रहा और अजान मुकम्मल होने तक 22 नौजवानों ने जानों का नजराना पेश किया। आज DGISPR ने कहा है कि शोहदा के लहू का एक एक कतरा फरामोश किया जाएगा और ना ही माफ होगा। इंशाअल्लाह कामयाबी कश्मीरियों का मुकद्दर है। नाजरीन, ख्याल रहे कि 5 अगस्त 2019 के बाद से अब तक अक़वाम मुत्तहिदा 3 याददाश्तें भारत को इरसाल कर चुका है, लेकिन भारत ने किसी एक का भी जवाब नहीं दिया, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने अफसोसनाक करार दिया। हर साल यौम शोहदाए कश्मीर के मौके पर रैलियों और मुजाहिरों का इनेकाद किया जाता रहा है, लेकिन इस साल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने शोहदा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने का भी इजाफा किया है। प्रोग्राम में दीगर मौज़ूआत, लेकिन उससे पहले टॉप स्टोरीज। सिंध असेंबली के ठंडे ऑडिटोरियम में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो जरदारी ने PTI सरकार को तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत करार दे दिया। कहा, PTI का अपना ऑडिटर जनरल कह रहा है कि करप्शन हुई। मालम जब्बा, बिलियन ट्री और फॉरेन फंडिंग में करप्शन की गई। आटा, तेल, शुगर पर करप्शन करके आवाम की जेब पर डाका डाला गया। BRT करप्शन का सफेद हाथी है। बिलावल भुट्टो का PTI पर के इलेक्ट्रिक के साथ मुकमुका करके करप्शन का इल्जाम। लियारी गैंग वार के सरगना उज़ैर बलोच ने मासूमियत का लिबादा ओढ़ लिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में अपने इकबाली बयान से ही मुकर गया। कहा, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, कोई कत्ल नहीं किया। मजिस्ट्रेट ने गलत बयानी की। उज़ैर बलोच के बयान पर जज का इस्तफसार। कहा, कल आप हाई कोर्ट में जाकर आज के बयान से भी मुकर जाएंगे। उज़ैर बलोच अदालत के सवाल पर खामोश। तो नाजरीन, लियारी गैंग के सरगना उज़ैर बलोच ने मासूमियत का लिबादा ओढ़ लिया। अरशद पप्पू कत्ल समेत 16 मुकदमात में उज़ैर और शाहजहां बलोच समेत दीगर मुल्जिमान को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया। दौरान समाअत इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ने इस्तफसार किया कि आप पर अरशद पप्पू के कत्ल का इल्जाम है, क्या आपने ये जुर्म किया है? फर्दे जुर्म आयद करें। उज़ैर बलोच ने कहा कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि कोई कत्ल नहीं किया। अदालत ने पूछा कि आपने इकबाली बयान कलमबंद कराया है, जिस पर उज़ैर बलोच ने कहा कि उसका बयान कलमबंद नहीं हुआ। मजिस्ट्रेट ने गलत बयानी की। मेरे साथ जालसाजी हो रही है। अदालत ने मुल्जिम को मुखातिब करके कहा, जो बयान आप यहाँ दे रहे हैं, कल हाई कोर्ट जाकर इससे भी मुकर जाएंगे। इस सवाल पर उज़ैर बलोच ने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि वकील सफाई की अदम हाजिरी के बायस समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे बात करेंगे। सईद गनी साहब, डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि उज़ैर बलोच जो कि आज ये कह रहा है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, आप मानते हैं कि उसने कोई कत्ल नहीं किया? उज़ैर बलोच बेगुनाह है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई मुकदमा अदालत में है तो अदालत को फैसला कर लेने दीजिए। जिन लोगों के पास शवाहिद हैं, जिस तरह अली जैदी साहब कह रहे हैं या कोई और लोग कह रहे हैं, तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो GITs बनी थी वो पुरानी बात है। उसके बाद मुकदमात अदालतों में हैं, और ये मुकदमा जिसका आज शायद जिसकी पेशी थी, वो भी उस GIT के अंदर उसका तस्करा मौजूद है। तो जिन लोगों के पास कोई चीज़ें हैं वो जाकर अदालत के सामने रखें ताकि उसको सज़ा हो जाए। लेकिन अगर आप पुरानी GIT को उखाड़ कर शोर मचाना शुरू कर देंगे तो उससे कोई हासिल वसूल नहीं। और GIT वाली कहानी पुरानी हो गई है। अब केसेस काफ़ी आगे चले गए हैं, बहुत सारे केसेस चालान हो गए हैं। तो जो शवाहिद जिनके पास से वो लेकर जाएं अदालतों में, और जो मुकदमा अदालत में है उस पर ज़्यादा बात ना करें तो ज़्यादा मुनासिब है। लेकिन सईद गनी साहब, आप अरसे दराज से पीपल्स पार्टी से मुंसलिक हैं, कराची में आप रहते हैं, कराची की तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रही है। आप समझते क्या हैं? आप ये समझते हैं कि उज़ैर बलोच बज़ाहिर जो शवाहिद हैं बेगुनाह है? तो वैसे सच्ची बात, ये सवाल बड़ा अजीब सा है
कि मैं क्या समझता हूँ जो शवाहिद है उसमें बेगुनाह है कि नहीं है। देखिए, कराची शहर में बदकिस्मती से पिछली कोई 3 दिहाइयों से इस किस्म के वाक़यात ज़रूर हुए हैं जो इसने शहर को तबाह किया है, और उसमें बहुत सारे गिरोह शामिल हैं। उसमें एमक्यूएम का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, फिर एमक्यूएम के रद्द-ए-अमल के तौर पर और छोटे-छोटे गिरोह और भी पैदा हुए। उसमें से एक ही अमन कमेटी को भी आप कह सकती हैं। तो जहाँ बहुत सारे हुए, कुछ इन्होंने भी हो सकता है किए हों, लेकिन जो चीज़ें अदालत में हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ कि जिनके पास शहादतें हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनको अदालत में जाना चाहिए ताकि उनके मुजरिम को सजा मिल सके। आप ये वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि ये ताल्लुक उज़ैर बलोच का अमन कमेटी से है, क्योंकि उज़ैर बलोच तो ये कहता रहा है कि उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से रहा है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको वो क्लिप सुनवा भी देती हूँ, सुनवाइए जरा जी। मैं आपको अच्छा सईद गनी साहब, इस क्लिप के साथ मैं चाहती हूँ कि एक और क्लिप जरा आप देख लें ताकि हम ज्यादा वजाहत से बात कर सकें। सईद गनी साहब, देखिए, पहली बात तो ये कि इन दोनों में मुझे कहीं ये तो नजर नहीं आया जहां उसने ये कहा हो कि वो पीपल्स पार्टी से उसका ताल्लुक है। लेकिन मेरे पास भी कई क्लिप्स हैं, मुझे नहीं पता अगर क्लिप चला रही होती तो मैं भी आपको भिजवा देता, जहां उसने ये वाज़ेह तौर पर इनकार भी किया है कि उसका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक नहीं है। उनकी एक अमन कमेटी है, एक बुजुर्ग कमेटी है, और उसके ज़रिए उन्होंने पीपल्स पार्टी से बात की और फिर जो है वो इलेक्शन में उनको सपोर्ट किया। तो ये बात भी रिकॉर्ड पर है। तो जहाँ वो कह रहे हैं, इसमें भी वाज़ेह नहीं है कि वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी से हूँ, लेकिन अमन कमेटी बिल्कुल थी और अमन कमेटी से उनका ताल्लुक था, और हम उनसे मिलते रहे। मैंने तो कभी नहीं छुपाया, कभी नहीं इनकार किया, बिल्कुल मिलते रहे। लेकिन हम जिस सिलसिले में मिले थे, मैंने वो भी बार बार बताया है कि जब लिहारी के हालात ख़राब थे, जब वो ऑपरेशन हुआ, तो एक कमेटी पीपल्स पार्टी ने बनाई, मैं उस कमेटी का हिस्सा था, और वहाँ हालात को दुरुस्त करने के लिए, लोगों की ज़िंदगियाँ जिस मुश्किल में थी, लाखों लोग वहाँ रहते हैं, उनको उन मुश्किल हालात से निकालने के लिए हमने बिल्कुल बातचीत की, और उसके ज़रिए वो हालात हमने नॉर्मलाइज भी किए। अच्छा सईद गनी साहब, अब उज़ैर बलोच जो कि कस्टडी में है कहता है कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मैं ये कहता हूं कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? बिल वास्ता बिला वास्ता उज़ैर बलोच का किसी कत्ल से या किसी ऐसे वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं? देखिए, बात यह है, अब उसे ये तीसरी दफा सवाल कर रही हैं। मैं इस बात का तो हल्फन कह सकता हूँ कि मैंने अपनी आंखों से ना उसको कोई कत्ल करते हुए देखा है और ना ही कोई ऐसी वारदात करते हुए देखा है। अब जो लोग इस शहर में बसते हैं, उसमें आप भी हैं, मुमकिन है उस वक्त आपने भी ये चीज़ें सुनी हो, जो सियासी जमातें यहाँ थीं, जो लोग थे, जो सारी चीज़ें थीं, अगर जो आपने सुना वो मैंने भी सुना। अगर उस पर आपने कोई अपना माइंड बना लिया है तो मुमकिन है आपने बना लिया हो, मेरा भी माइंड किसी तरह से बन सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इल्ज़ामात उन पर हैं उसकी पादाश में वो गिरफ्तार है, और गिरफ्तार होने के बाद अदालतों में वो केसेस चल रहे हैं। अब उसने कोई कत्ल किया है नहीं किया है, इसका फैसला मैंने और आपने तो नहीं करना ना, उसका फैसला तो अदालत ने करना है। अब अगर मेरे मुतल्लिक़ ज़ैदी साहब कुछ कह रहे हैं तो भाई मुझे पता है कि वो झूठ कह रहे हैं, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं, अगर आप उनसे जाके पूछें कि भाई ये सही है कि गलत है, जो मुझे जानता है वो कह देगा गलत है, जो मुझे नहीं जानता वो कहेगा जी ठीक है, इसको साबित होने दें सही है कि गलत है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की बात है जिसमें मैं हतमी तौर पर कह सकूं कि हाँ या ना में जवाब दे सकूं कि किया है कि नहीं किया है। भाई जो परसेप्शन था, जो तासुर था, उसमें तो यही था कि वो इन्वॉल्व है बहुत सारी चीजों में। सईद गनी साहब, आपने अभी फिर कहा कि पीपल्स पार्टी से उज़ैर बलोच का कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन यही उज़ैर बलोच अपने मुंह से ये एतराफ करता है कि उसका पीपल्स पार्टी के साथ कनेक्शन है। मैं चाहती हूँ मैं जरा आपको वो भी दिखा दूं। सईद गनी साहब, उज़ैर बलोच ये कह रहा है कि मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ और बचपन से हूँ, बचपन से वो पीपल्स पार्टी का कारकुन है। कभी मुलाकात रही आपसे, कभी आमना सामना हुआ आपका? मेरी सुन जी। गालिबन 2005 में उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा था, और पीपल्स पार्टी का टिकट जिस कैंडिडेट के पास था वो जीत गया था और उज़ैर बलोच हार गया था। तो पीपल्स पार्टी का जो कारकुन अगर था भी और पीपल्स पार्टी के सामने अगर इलेक्शन लड़े भी तो वो फिर पीपल्स पार्टी का कारकुन रहता नहीं है। जिस तरह शाहजहां बलोच हमारा एमएनए भी था, लेकिन अभी 2018 के इलेक्शन में उसने आज़ाद इलेक्शन लड़ा पीपल्स पार्टी के सामने, हमने निकाल दिया उसको पार्टी से, वो पार्टी में नहीं है। लेकिन इससे हटके भी अगर कोई शख्स ये कहे कि जी मैं कारकुन हूँ, तो भी कारकुन होने का सच्ची बात है मेरी यही सब नबील कबूल साहब ने भी किया। पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो एमक्यूएम में चले गए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उनको वापस कबूल किया। नहीं, वापस ज्वाइन की ना उसे पार्टी, वापस ज्वाइन की पार्टी उसने। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, देखिए मैं पीपल्स पार्टी से जो आप कह रही मेरा देरीना नहीं है। लेकिन जब आपकी हुकूमत बनी तो नबील कबूल साहब ने आपको वापस ज्वाइन किया ना, ये आप मानते हैं ना? हाँ तो किया, मैं इनकार कर रहा हूँ। मेरी अब दूसरी आगे की बात भी तो सुन लेना।
देखिए, मैं जब आपने कहा ना मेरा देरीना ताल्लुक है, मैं कह रहा हूँ मेरा देरीना नहीं, मेरा पैदाइशी ताल्लुक है। मैं पीपल्स पार्टी में पैदा हुआ हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीजें पता है पार्टी की। लेकिन इस चीज के बावजूद भी मैं पीपल्स पार्टी कराची का सदर हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी रहा, मैं मुख्तलिफ ओहदों पर रहा, और मैं लातादाद कारकुनों को जाती तौर पर जानता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैं कराची के पीपल्स पार्टी के हर कारकुन को जानता हूँ। कारकुन और बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी पार्टी के लिए हमदर्दी रख सकता है, कोई पार्टी को वोट दे सकता है, वो अपने आप को पार्टी का कारकुन कह सकता है। लेकिन आप अगर ये कहें कि जिस तरह मेरी वाबस्तगी पीपल्स पार्टी के साथ है, या किसी और हमारे जो नॉन ऑफिस बेयरर्स हैं, या जो नॉन वर्कर्स हैं, या नॉन हमारे सिंपथाइजर्स हैं, या नॉन एक्टिव वर्कर्स हैं, उसकी तरह से उजैर बलोच नहीं रहा। उजैर बलोच पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ चुका है, उसने यकीनन कुछ इलेक्शंस में पार्टी की मुखालफत भी की है, पार्टी की सपोर्ट भी की है। तो ये तो चीजें सारी सामने लोगों की छुपी बातें तो नहीं है। मैं सईद गनी साहब ये हर सवाल के आखिर में एक्सपेक्ट कर रही हूँ या आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी उजैर बलोच से इस तरह से लाताल्लुकी का अब इजहार क्यों कर रही है? जो फुटेजेस चल रही हैं, जो पिक्चर्स चल रही हैं, उसमें इतनी बड़ी तादाद में एमपीएस एमएनएस इत्तेफाकन तो नहीं जा सकते ना उजैर बलोच के डिनर में? अब ये भी आप कस कर दूं, मैं आपको भेज दूंगा एक इंटरव्यू अभी प्रोग्राम के बाद जी। उजैर बलोच का अपना इंटरव्यू है जिसमें वो ये कहता है कि ये डिनर मेरा नहीं था, ये डिनर उन लियारी से मुंतखब होने वाले एमपीएस ने रखा था। और ये बात मैं बार बार वजाहत से कह चुका हूं कि मैं भी उस डिनर में था, मेरी फुटेज नहीं है, मैं मौजूद था वहां पर। मुझे वहां से जो हमारे एमपीए मुंतखब हुए थे उन्होंने मदऊ किया था और मैं उनकी दावत पर वहां गया था। और दूसरी कॉमन सेंस की बात है, देखें, अगर कुछ लोगों ने कहा उजैर बलोच का इलेक्शन जीतने के बाद शुक्रिया अदा करने गए थे, भाई अगर शुक्रिया अदा करना होता तो जिस तरह पीटीआई वालों ने बंद कमरे में उसके साथ दावत की है, खाना खाए हैं, मीटिंग्स की हैं, हम भी कर रहे थे। ये अजीब सी बात नहीं है कि मार्की लगाई बहुत बड़ी जिसमें 400 500 600 लोगों का अरेंजमेंट था, जहां कैमरे मौजूद थे, फोटोग्राफर मौजूद थे, बैनर लगे हुए थे, वहां पीपल्स पार्टी गई और उजैर बलोच से मिलने गई और हमने दिखाया, सारी दुनिया को मिलने गए। देखिए, ये बात अगर हमें छुपानी होती कि जी हम दावत में जा रहे हैं और खुफिया तौर पे जा रहे हैं, तो फिर इतना बड़ा इंतजाम करने की जरूरत नहीं थी। और अगर तस्वीर की बुनियाद पर, वीडियोस की बुनियाद पर आप ये ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं, तो फिर मौलाना तारिक जमील साहब, मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी साहब, शाहिद आफरीदी साहब, हमारी कराची में काम करने वाली सारी सियासी जमातें, कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जवाब मुख्तलिफ है। नफीसा शाह साहिबा के पास नहीं गए। नफीसा शाह साहिबा मेरे साथ कुछ दिन पहले शो में थी, वो ये कह रही थी कि हर एमपीए, हर एमएनए ऐसे ही शिरकत करने चले जाता है, हल्के की विजिट करने जाता है तो कोई भी किसी को मदऊ करता है तो चले जाता है। आपने कहा कि इस डिनर में हम लोग गए। नहीं, उजैर का डिनर ही नहीं था ना, मैं तो ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उजैर बलोच का वो डिनर नहीं था। उस डिनर में हम गए हैं, हम अपने एमपीएस की दावत पर गए हैं। और ये बात फिर मैंने कई और जो वहां लोग शुरुका थे, जो एमपीएस हमारे गए थे, उन सबसे पूछा जब ये शोर बहुत चला कि भाई आपको किसने बुलाया है। सबने एक बात कही कि हमें एमपीएस ने बुलाया था, हम वहां गए थे। दूसरी बात जो नफीसा शाह साहबा ने कही, देखिए मैं अपने हल्के से मुंतखब हूं, मैं कराची के अंदर सियासत करता हूं, मेरी लोगों के साथ लाखों में, हजारों नहीं कह रहा हूं, लाखों तस्वीर होगी लोगों के साथ। अब ये तो जरूरी नहीं है कि मैं हर शख्स को जानता हूं कि जी कौन जो मेरे साथ तस्वीर बनवा रहा है, और ना मैं उससे पूछता हूं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम रहते क्या हो, तुम करते क्या हो, और फिर उसके बाद वैसे तस्वीर बनवाओ। तो तस्वीर और वीडियो में जो साथ आ जाते हैं उस बुनियाद पर आप तय नहीं कर सकते। मैं आपकी इस बात को मानती हूँ सईद गनी साहब, आप ये कह रहे हैं कि हर शख्स को आप नहीं जानते, लाखों लोगों को आप नहीं जानते। तारिक जमील साहब से भी वो मिले, लेकिन लाखों लोगों को आपने अवार्ड नहीं दिया गया, तारिक जमील साहब को भी अवार्ड नहीं दिया गया। जिसको आप गैंगस्टर कहते रहे हैं या कह रहे हैं, उसको भी आपने अवार्ड दिया गया। मैं आपको बता रहा हूं, आपने जहां पर आपने एक क्लिप देखिए, एक क्लिप जरा ये भी देखिए। नहीं जी, दिखाइए। अच्छा सईद गनी साहब, 2011 में जुल्फिकार मिर्जा साहब पीछे हट जाते हैं। 2012 में उजैर बलोच को सिंध गवर्नमेंट अवार्ड देती है। 2013 में एमपीएस एमएनएस डिनर में जाते हैं। अच्छा मेरी सुन लें जी। आपने ये क्लिप मुझे दिखा दिया ना, अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस क्लिप को दोबारा देखें, और जो शील्ड आप दिखा रही हैं, उस शील्ड के नीचे देने वाले का नाम लिखा हुआ है कि किसने दिया, जरा देखिए अब दोबारा, फिर मुझसे सवाल कीजिए। मैं उसके ऊपर सईद गनी साहब लोगो किसका लगा है उसके ऊपर? और बीबी लोगो आप लगा के किसी को दे दे, इसका मतलब है कि सिंध हुकूमत ने दिया है। लोगो तो भाई कोई भी छाप सकता है उसके ऊपर। जिसने उनको दिया है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की कोई छोटे ग्रेड की वहां की कोई अफसर थी, जिसकी लियारी में तैनाती थी। और लियारी में उस वक्त जितने भी सरकारी अफसर थे, जितने लोग थे, वो बेचारे उनके साथ काम करते थे। अगर लियारी के इलाके में काम करने वाले एजुकेशन डिपार्टमेंट के किसी खातून अफसर ने उनको पीस अवार्ड के नाम पे कोई अवार्ड दे दिया है, तो आप ये कैसे बात साबित कर सकती है कि सिंध हुकूमत ने दिया है? मैं कह रहा हूं कि नहीं दिया है। मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं कि कोई अवार्ड सिंध हुकूमत ने नहीं दिया है। आप मेहरबानी करके इस क्लिप को दोबारा देखिए,
और देखिए कि उसके ऊपर लिखा हुआ क्या। आप ये कह रहे हैं सईद गनी साहब अवार्ड नहीं दिया सिंध गवर्नमेंट ने? बिल्कुल नहीं दिया, लेकिन बिल्कुल नहीं दिया। उजैर बलोच को असलहा किसने दिया? ये तो बड़ा संगीन इल्जाम है, वो खुद अपने मुंह से बोल के बता रहे हैं। सईद गनी साहब अवार्ड भी नहीं दिया, असलहा भी नहीं दिया, सब कुछ आप डिनाई करेंगे, तो फिर क्या ये उजैर बलोच पागल था या पीपल्स पार्टी का दुश्मन था? क्या था ये उजैर बलोच? मेरी गुजारिश सुने, जरूरी नहीं है कि जो आप कह रही हो सारा ठीक हो। ये मैं नहीं कह रही सईद गनी साहब, देखिए मैं बिल्कुल नहीं कह रही है। मेरी सुने, मेरी गुजारिश सुने। इन सारे मामलात में मेरे पास मालूमात आपसे बहुत ज्यादा हैं, और मेरे पास, मैं कोई सुनी सुनाई बातों में नहीं कह रहा हूं, मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, बहुत सारी चीजें मेरे इल्म में हैं। लिहाजा जब मैं आपको कहता हूं कि अवार्ड नहीं दिया, तो अवार्ड हमने नहीं दिया है। अब असले की जो बात करती हैं, ठीक है, वो जो कह रहे हैं आपने सुना दिया मुझे। आप जुल्फिकार मिर्जा के भी क्लिप सुनाइए जिसमें वो कहता है कि हाँ मैंने उनको लाइसेंस दिए हैं। मुझे बताइए कि अभी तक, आज तक किसी ने जुल्फिकार मिर्जा को बुलाकर ये पूछा है कि भाई आपने ये असला दिया था? अच्छा, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये भी कह चुकी हूँ कि 2011 में जुल्फिकार मिर्जा साहब चले गए, 2012 में इनको ये अवार्ड मिला, 2013 में डिनर हुआ जिसमें पीपल्स पार्टी के एमपीज और एमएनएस गए। एक तो मैं आपको देखिए फिर समझाता हूँ, आप सीक्वेंस से चलें। जुल्फिकार मिर्जा साहब 2012 में गए, 2011 में गए, नंबर 1, 12 में गए, बीबी 12 में गए, ठीक है। जुल्फिकार मिर्जा साहब 2012 में गए, पार्टी वो कुरान शरीफ वो जो जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस क्लब में कुरान शरीफ सर पे हाथ रख के, ठीक है, सर पे रखा, उसके साथ उनके लोग बैठे हुए थे, अमन कमेटी के लोग बैठे हुए थे। जुल्फिकार मिर्जा साहब नाराज इस पे थे कि जो लियारी ऑपरेशन हुआ 2012 में, वो क्यों हुआ, वो गलत हुआ, उस पर उन्होंने सारा कुछ ये किया सिलसिला। 2015 में एक इंटरव्यू दिया जुल्फिकार मिर्जा साहब ने, अगर कहेंगी मैं वो क्लिप भी आपको भेज दूंगा, जिसमें वो ये बात मान रहे थे कि मैंने जो कुछ किया था, मैंने किसी के कहने पे नहीं किया था, वो मैंने खुद किया था, खुद अपने तौर पे किया था, और मेरा अपना फैसला था, ठीक है। अब अगर एक शख्स ये मानता है कि जो कुछ इनको सपोर्ट हुई किया गया वो मैंने खुद किया था, तो मेरा तो सवाल ये है कि बहुत सारे लोग पकड़े गए, सब कुछ हो गया, जुल्फिकार मिर्जा से कुछ नहीं पूछा गया, किसी ने नहीं पूछा, ना किसी अदालत ने पूछा, ना किसी एजेंसी ने पूछा, ना किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने पूछा, ना किसी और शख्स ने उनसे पूछा, उनसे कोई सवाल नहीं हो रहा है। तो आप पर लगता है ना इल्जाम, सईद गनी साहब आप मुतालिबा करें, आप मुतालिबा करें ना, क्योंकि जीआईटी आपकी गवर्नमेंट ने पब्लिक की। मैं तो अभी से नहीं कर रहा हूं, मैं तो पिछले 4-5 साल से कर रहा हूं, मैं तो पिछले 4-5 साल से बात कर रहा हूं। दूसरी आप बात सुन ले, देखिए 2012 में जब ऑपरेशन हुआ, वहां हालात खराब हुए, वहां लाखों लोग बेचारे मुतासिर हुए, 50 से ज्यादा लोग मारे गए। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने यह सोचा कि वहां जाके हम हालात ठीक कैसे करें, और उस ऑपरेशन की मुखालफत कर रही थी वहां बहुत सारी सियासी जमातें, जो आज शहर में हमारे ऊपर ये सारा डाल रही है मलबा, ये रिकॉर्ड पे दिखा रही है, सारी सियासी जमातें उसकी मुखालफत कर रही थी। जब ये सारे हालात नॉर्मल हुए, उस वक्त उजैर बलोच पीपल्स पार्टी के खिलाफ बहुत ज्यादा एग्रेसिव था, बहुत तकारीर हो रही थी, बुरा भला कह रहा था, जलसे कर रहा था, तो सारी सियासी जमातें इस कोशिश में थी कि उजैर बलोच और अमन कमेटी उनकी पार्टी को ज्वाइन कर ले, बशमूल पीटीआई के। लियारी में पीपल्स पार्टी का असर, पीपल्स पार्टी का वोट, पीपल्स पार्टी के स्टेक्स दूसरों के मुकाबले में ज्यादा है। अगर सारी सियासी जमातें कोशिश कर रही थी, तो अगर पीपल्स पार्टी ने कोशिश कर ली, तो ये जुर्म कैसे हो गया? हमने भी वही काम किया जो दूसरी सियासी जमातें कर रही थी। हमने लियारी के हालात को ठीक करने के लिए वहां पर इनसे डायलॉग किए, और डायलॉग के नतीजे में लियारी के हालात बेहतर हुए, पुरअमन हुए, वहां लोगों की जिंदगियां कुछ बेहतर हुई, वो जो कत्ल गारतगरी हो रही थी वो खत्म हुई, हमारे बेगुनाह कारकुन वहां मारे जा रहे थे, हमारे अहदेदार मारे जा रहे थे, हमारे इलेक्टेड काउंसिल मारे जा रहे थे, वो सारे बेचारे महफूज हुए। फिर हमारे जो सैकड़ों कारकुन दरबदर हो गए थे लियारी के हालात की वजह से, घरों पर नहीं रह पा रहे थे, वो सारे अपने घरों को वापस आए। अगर ये काम करना जुर्म है, तो फिर मेरा ख्याल है कि मैं मानता हूं ये जुर्म मैंने किया है, मुझे फिर इसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सईद गनी साहब, आपने दूसरी जमातों का जिक्र किया, दूसरी जमातें इस चीज की ख्वाहिशमंद जरूर हो सकती थी, लेकिन आप जरा खुद ठंडे दिमाग से सोचिए कि उस वक्त हुकूमत आपकी थी, वजारत दाखिला उस वक्त आपकी थी, जिम्मेदारी ज्यादा अब इस हिसाब से ज्यादातर आप पे बनती है। आप जरा इसके ऊपर भी आइए। देखें, मेरी बात सुने, अगर हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएं और आपकी जो लॉ एनफोर्समेंट है, इदारे हैं, पुलिस है, कोई और इदारे हैं, अगर उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो मुझे बताइए कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में, सवात में सूफी मोहम्मद से मुज़ाकरात हुए थे कि नहीं हुए थे? क्यों हुए थे? हुकूमत नहीं किए थे उस वक्त की। अच्छा, मुझे बताइए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात हुए थे कि नहीं हुए थे? क्यों हुए थे? इसलिए कि वो दहशतगर्दी कर रहे थे, हालात खराब थे, बेगुनाह लोग मारे जा रहे थे, उनको एंगेज किया गया ताकि हालात ठीक हो जाए।
जब उनके साथ मुज़ाकरात के बाद भी हालात ठीक नहीं हुए तो दोबारा ऑपरेशन हुआ। एग्जैक्टली यहां पर भी ये हुआ है कि हमने पहले ऑपरेशन किया था, हालात उसके बाद ठीक नहीं हुए, ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ, हमने मुज़ाकरात किए, चीजें हमने नॉर्मलाइज की, उसके बाद जब हालात दोबारा खराब हुए तो दोबारा ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के नतीजे में वो सारे ग्रोह खत्म हुए। अच्छा, जब मुज़ाकरात होते हैं सईद गनी साहब तो कोई एजेंडा, कोई नुक्ता होता है, क्या नुक्ता, क्या एजेंडा था आपका मुज़ाकरात के लिए गैंगस्टर के साथ, आई मीन उज़ैर बलोच के साथ? देखिए, उस वक्त मैं बता रहा हूँ, उस वक्त के जो हालात थे वो ये थे कि पुलिस का ऑपरेशन नाकाम हो गया था और 50 से ज्यादा लोग वहां बेचारे बेगुनाह मारे गए थे, कई लोग जख्मी हुए थे और लियारी में बसने वाले लाखों लोग, जो सारे तो दहशतगर्द नहीं है, बेचारे पीसफुल लोग हैं, 200-400 लोग बुरे होंगे, आमतौर पे जो मजदूर रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, पुरअमन लोग रहते हैं, वो सारे बेचारे मैसूर हो गए थे। और ये बात भी मीडिया दिखा रहा था कि उनके पास खाने को चीजें नहीं हैं, उनके पास पीने को पानी नहीं है, वो कहीं निकल नहीं पा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को ठीक करने के लिए कि किस तरह हम हालात को नॉर्मल करें, हमारे इस बात पे मुज़ाकरात हुए थे कि ये चीजें लेकिन हालात कैसे नॉर्मल होते सईद गनी साहब? उस वक्त जो 7 SHOs हैं, इसके अलावा टाउन पुलिस ऑफिसर्स हैं, उससे पहले वो उज़ैर बलोच खुद अपने मुंह से एतराफ करके बता चुका है, जिससे अब वो मुकर भी रहा है, वो ये कहता है कि पुलिस SHO उसकी मर्जी के मुताबिक तैनात होते थे। बीबी, ये उससे पहले की बात है, जब मुज़ाकरात उससे पहले हुए? नहीं, ये जो SHOs की बात आप कर रही है ना, SHOs जो थे वो जुल्फिकार मिर्जा जब वजीर दाखिला थे उस वक्त की बात थी, जब हमारे मुज़ाकरात हुए उस वक्त की बात नहीं थी। सही। अच्छा सईद गनी साहब, ये जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने ये भी सुना पहले कि जो JIT बनने जा रही है उसके अंदर पीपल्स पार्टी के बहुत बड़ों के नाम है, अली ज़ैदी साहब ने ऐसा फरमाया भी, उसके बाद JIT के अंदर नाम भी नहीं। अब एतराफी बयान से भी उज़ैर बलोच इन टाइमिंग्स में आकर मुकर रहा है, वो कहता है मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं बिल्कुल। तो आप क्या ये समझते हैं कि अली ज़ैदी साहब पीपल्स पार्टी को इसके साथ क्यों लिंक कर रहे हैं एज अ गवर्नमेंट के मेंबर होते हुए? फिर ये पीपल्स पार्टी का कनेक्शन क्यों बनाया जा रहा है उज़ैर बलोच और JIT के साथ, जैसे कि हर इल्जाम को आप डिनाई कर रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए? मैं एक तो मौजूदा जो नालायक नाअहल हुकूमत है ना, वो बहुत ज्यादा दबाव का शिकार है। इनकी नाअहली की वजह से हमारी मुल्क की मईशत का 2 साल में जनाजा निकल गया है और इतनी बुरी मईशत 70 साल में कभी नहीं हुई, 73 साल में कभी नहीं हुई जितना इनके 2 सालों में हो गई है। अच्छा, उसके बाद इनके दौर में जो पेट्रोल का भी बहरान आया, जो चीनी के कमीशन की रिपोर्ट आई जिसमें 3-350 अरब रुपए लोगों की जेबों से निकाल के इनकी ATM के पास चले गए हैं। फिर उसके बाद गंदम का बहरान शुरू हो गया है, दवाइयों के क्राइसिस हैं, PIO को उन्होंने जमीन बोझ करके रख दिया है। तो इनकी जो इश्यूज हैं, जो अवामी इश्यूज हैं, बिजली के मसाइल पैदा हो गए, जो अवामी इश्यूज हैं उससे तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने कोई ना कोई स्टंट जो है वो पैदा करना था, दिखाना था, वो उन्होंने दिखाया। अब ये JITs वाली जितनी कहानियां हैं, ये कहानियां 4-5 महीने पहले सारी लोग रिपीट कर चुके हैं, ये चल चुकी, हम इसके जवाब दे चुके हैं। ये जो हमारे ऊपर एक अटैक था वो पिट चुका, हो चुका, सारा खत्म। लेकिन 4-5 साल के बाद दोबारा लेकर आना, सिवाय इसके कोई और मकसद नहीं था कि जो लोगों की तवज्जो है उसको हम डाइवर्ट करें, कोरोना से हटाएं, बाकी चीजों से हटाएं। तो उन्होंने अटेम्प्ट किया। लेकिन आप लोगों पे मुझे हैरत होती है कि आप एक गैर जिम्मेदार आदमी के हाथ में कोरोना से तवज्जो हटाने के लिए ये उज़ैर बलोच वाला कॉन्फ्लिक्ट PTI हुकूमत लेकर आई, आपका ये कहना है? सईद गनी साहब, बात करते हैं इस पे। कोरोना भी है और दूसरे जो अवामी इश्यूज मैंने आपको बताए, अवामी इश्यूज पे हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज बात की है। मैं जरा चाहती हूँ कि उनकी गुफ्तगू हम सुन लें, तो फिर उस पर भी थोड़ी बात करते हैं। PTI का अपना, FIA का अपना रिपोर्ट कि इमरान खान का ATM, अबराज ग्रुप और के इलेक्ट्रिक का जो करप्शन है, ये रिपोर्ट दबाया गया है, इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आज तक रियासत पाकिस्तान ATM, इमरान खान, अबराज ग्रुप को फैसिलिटेट कर रहा है, जिन पे इल्जाम है, संगीन इल्जाम है कि बिल गेट्स जैसे फाउंडेशन से वो चोरी कर। आज तक के इलेक्ट्रिक और अबराज ग्रुप का PTI का मुखमुका की वजह से वो कराची के अवाम के खून चूस रहे हैं। आज तक 1 रुपया नहीं दिया है, अरबों रुपए का गैस खा चुके हैं, उनका कोई एग्रीमेंट ही नहीं है गैस लेने का। बीवी के किताब में लिखा है कि ये फंड करता था, खुद मानता था कि मैं इमरान खान को फंड करता हूँ। जब ब्रिटेन में, UK में पकड़ा गया, फोन कॉल किसको कर रहा था? इमरान को और आरिफ अलवी को। आज तक कराची के अवाम को क्या अजाब में डाला हुआ है। घंटों का लोड शेड, किस चीज का बिल दे रहे हैं कराची के अवाम? ये क्या नाइंसाफी है कि कराची में बिजली आती नहीं और बनी गाला से बिजली जाती नहीं? ये
बहुत ही बड़ा करप्शन स्कैंडल है। सईद गनी साहब, 2009 में के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज होती है, आपके दौरे हुकूमत में आपकी गवर्नमेंट थी, मुआहदे आपकी गवर्नमेंट में हुए। ये 11 साल बाद बिलावल भुट्टो साहब को ये कैसे याद आ गया कि इमरान खान के पीटीआई के अबराज ग्रुप के साथ ताल्लुकात हैं? देर नहीं कर दी याद करने में? मैं आपको जरा करेक्ट कर दूं, आपको किसी ने गलत बता दिया है कि इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं हुई है। जब के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हुआ तो जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर था, और इस वक्त इमरान खान की कैबिनेट में बैठे हुए बहुत सारे लोग उस वक्त भी कैबिनेट में थे, और शायद हफीज शेख साहब जो हैं उस वक्त प्राइवेटाइजेशन के मेरा ख्याल मिनिस्टर थे या चेयरमैन थे, उसमें जो भी था वो थे। तो पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी के इलेक्ट्रिक की निजकारी की मुखालफत की थी। अच्छा। और जो जी हमने मुखालफत उसकी की थी। हमारे दौर में हुआ था, जो चीज़ हुई थी जिसको ये बहुत पीटते हैं, वो ये था कि ये ऑलरेडी 73% शेयर जो है वो किसी और कंपनी के पास थे, जुमैया अल जुमैया के नाम से शायद कोई ग्रुप था, उनके पास थे, तो उनसे अबराज ने लिए थे। तो ये एक प्राइवेट पार्टी से दूसरी प्राइवेट पार्टी को ट्रांसफर हुआ था पीपल्स पार्टी के दौर में। हमने इसकी प्राइवेटाइजेशन नहीं की थी। सईद गनी साहब, ये जो मैं वीडियो में देख रही हूँ, बिलावल साहब जो फाइल लहरा रहे हैं, रिपोर्ट लहरा रहे हैं एफआईए की, ये इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि ताल्लुकात साबित हैं। मुझे आप बताएंगे कि ये रिपोर्ट एफआईए की बिलावल भुट्टो साहब के पास कैसे आई? ऑफिशियल रिपोर्ट है ये? देखिए, मैंने तो नहीं पूछा कहाँ से आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको दिखाया है और लोगों से बताया है, लेकिन ये यकीनन अगर उन्होंने दिखाई है तो इसकी कोई कहीं ना कहीं से इसका वजूद होगा ज़रूर। दूसरी मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ये जो उन्होंने कहा है कि अबराज का और पीटीआई का ताल्लुक कैसे है, तो एक तो ये रेहाम खान की बुक का उन्होंने हवाला दिया, चलें उसको ये आजकल मानते नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो 2/3 इनकी एक्सपेंसेस हैं इलेक्शन के, वो इसने अबराज ग्रुप ने और आरिफ नकवी ने बेयर किए थे, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जो इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई थी, मुझे नहीं पता वो एडवाइजरी कमेटी थी क्या थी, उसके ये मेंबर थे। और अगर आपके पास आर्काइव्स में मौजूद होगा, जितनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स पीटीआई करती थी उसमें आरिफ नकवी साहब तमाम मीटिंग्स में मौजूद होते थे। वो वीडियोस मौजूद हैं, अगर आपके पास हो तो वो भी दिखा दीजिएगा लोगों को। तीसरी बात यह है कि जिसका जिक्र चेयरमैन बिलावल साहब ने किया कि जब आरिफ नकवी साहब पकड़े गए लंदन में और अमेरिका ने ये कहा कि इनको हमारे हैंड ओवर करें, तो वहाँ पर जब ये पकड़े गए तो इन्होंने रेफरेंस में इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो है वो नाम और टेलीफोन नंबर वहाँ लिखवाया। तो इमरान खान का और आरिफ नकवी का जो ताल्लुक है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, और पीटीआई की हुकूमत का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करना हमारी इस बात को साबित करता है कि पूरी पीटीआई जो है वो आरिफ नकवी और अबराज किसानों तले दबी हुई है, वो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। सईद गनी साहब, मैं आपसे इस रिपोर्ट के बारे में फिर पूछना चाहती हूँ कि तस्दीक करते हैं आप इस रिपोर्ट की ऑफिशियल है? कहीं ऐसा ना हो जिस तरह से जेआईटी रिपोर्ट पहले आई, एक ऑफिशियल आई, फिर उसके बाद ये कहा गया कि अनसाइंड है, ये जो सिंध गवर्नमेंट पब्लिक करेगी वो ओरिजिनल होगी, क्योंकि ये भी फेडरेशन के तहत बनने वाली रिपोर्ट है ना। ये पहली बात तो ये है ना कि इसकी तरदीद करे एफआईए या फेडरल गवर्नमेंट कह दे कि ये नहीं, ये गलत है, हम फिर बता देंगे कि सही है गलत है। अभी आप तो ना करें ना, उसको करने थे हुकूमत को, एफआईए को। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं खुद नहीं कर रही सईद गनी साहब। नहीं, देखें, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर बिलावल साहब ने दिखाई है ये रिपोर्ट तो उनके पास कोई ना कोई जराए तो जरूर होंगे। अब अगर कोई ये कहता है गलत है, देखिए, अगर हमने अली जैदी की रिपोर्ट को गलत कहा ना तो हम गवर्नमेंट में थे, हमने एक ऑफिशियल रिपोर्ट जारी की थी और हमने कहा कि ये ठीक है, और ये कैसे जराए हैं जो अपने आप, पहले अली जैदी साहब ने भी ये कहा कि रिपोर्ट उनके पास है, फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि रिपोर्ट एक लिफाफे में उनके पास आ गई। ये जराए खुद से चलकर क्यों आ रहे हैं सियासी जमातों के पास? मैं आपको फर्क बताऊंगा। देखिए, फर्क बताता हूँ। अली जैदी ने एक चीज दिखाई, अगर हम जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ना दिखाते तो अली जैदी साहब ये दंदनाते फिरते दिखाते रहते पूरी दुनिया को। हमने उनको झूठा साबित करने के लिए हमने दिखा दिया कि ये रिपोर्ट है और ये एक्चुअल हमारे पास जमा हुई है, ये इसका सारा कुछ हमने दिखा दिया। अब अगर हुकूमत ये कहती है, एफआईए ये कहती है कि जी ये रिपोर्ट ठीक नहीं है, ये नहीं है, ये कहते थे कि सिरे से है ही नहीं, तो कम से कम उनको तरदीद करने थे ना, या जो है वो दिखा दे कि क्या है उनके पास। सही है। सईद गनी साहब, आपने तफसीलन हमें वक्त दिया, गुफ्तगू की हर मामले के ऊपर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर साहब शो में ज्वाइन कर चुके हैं। अली जैदी साहब, बिलावल भुट्टो का ये इल्जाम है कि बीआरटी का कॉन्ट्रैक्टर आपका फ्रंट मैन है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या आपका रिएक्शन होगा इस पर? ऐसे लोगों की ये जो भी है बच्चा, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने तो सुनी नहीं है, लेकिन मैंने कोई टीवी शीवी पे मुझे कोई किसी ने भेजा
ये टिकर ये बड़े कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो इस मुल्क के इदारे आज़ाद हैं, जाके मेरे पे केस कर दें। दूसरी बात ये कि BRT प्रोजेक्ट कब हुआ था, उस वक्त तो मैं काम शहरी था, मैं तो ना हुकूमत में था KPK में, ना कभी पाकिस्तान में, ना कोई MNA था, कुछ भी नहीं था, ये उस वक्त का है। और आज उनको ख्याल आ रहा है कि मेरा कौन सा दोस्त है उसका नाम भी ले लें जरा, ताकि उस कंपनी का नाम भी ले लें, ताकि अगर किसी ने उनके ऊपर लॉ सूट करना है तो कर लें, और वो ताकि जो पैसे कमाएंगे बिलावल हाउस को टेक ओवर करके केस में जीत के वो किसी गरीबों में बांट दें। मैंने तो बिल्कुल जो उन्होंने बात की थी, मुझे किसी ने एक दो स्क्रीनशॉट दिए थे उसके नाम पे, मैंने उसके जवाब में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं समझा या जवाब भी देना नहीं समझता, जिसका वाले पूरे मुल्क को खा गया, जो खुद इलीगल कमाई, अब उसको उर्दू में हराम की कमाई कहते हैं, खा खा के बड़ा हो गया। आज तक जिसने जिंदगी में 5 रुपए मेहनत मुश्किल करके नहीं कमाए, जिसकी जमात कत्लो गारत में मुलविस रही है, वो बच्चा टीवी के ऊपर बैठ के सदाकत का भाषण भेज रहा है, और भेज नहीं रहा, नाकाम कोशिश कर रहा है। तो वो मैंने शेर लिख दिया, जरूरत थी उजालों की अंधेरा कर दिया तुमने, कि लफ्ज़ रहनुमाई को भी गुमराह कर दिया तुमने। तिजारत करके लाशों की महल तामीर करते हो, गरीबों के लहू से दिलों में रंज भरते हो, ये कमजोर आदमी क्या जानवर भी घबराएगा तुमसे, जियोगे जब तलक शैतान भी शर्माएगा तुमसे। बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपने रद्द-ए-अमल दिया। अली ज़ैदी साहब आप साथ थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम की बड़ी वजह, स्ट्रीट क्रिमिनल्स बाआसानी रिहा होने लगे हैं। शहर में रवा बरस के दौरान 908 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन तमाम ही अदालतों से जमानत पर रिहा हो गए। कराची पुलिस ने मुल्जिमान की जमानतों पर बारीक बीनी से जायजा लेना शुरू कर दिया है। जमानत पर रिहा मुल्जिमान से मुतालिक कमेटी बनाने का भी फैसला किया गया है, जिसमें पुलिस और प्रोसिक्यूटर्स के अलावा सीनियर वकला भी शामिल होंगे। तफ्तीशी हुक्काम की गलती पर उन्हें सख्त सजा देने का फैसला भी किया गया है। पहले मरहले में संगीन वारदातों में मुलव्विस 59 मुल्जिमान के केसेस को चैलेंज किया जाएगा और कमेटी की मदद से 738 मुल्जिमान की जमानतों को मनसूख करवा के उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से बात करते हैं। अहमद, सबसे पहले तो ये बताइए कि इतना संगीन इशू ये कराची का स्ट्रीट क्राइम्स का, ये क्रिमिनल्स पकड़े जाने के बाद इतनी आसानी से रिहा कैसे हो जाते हैं? जी देखिए, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ख़ास तौर पर जो IO होते हैं केस के, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, वो केस को सही तरह से आगे पुटअप नहीं करते हैं। ना तो सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, ना तो गवाहान का बयान जो है वो सही तरीके से लिया जाता है। फिर या तो ये भी कुछ माजी में इस तरह के केसेस सामने आए हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उन मुल्जिमान से हाथ मिला लिया या उनसे कुछ पैसों के एवज़ केस को इतना हल्का बनाया, चालान अदालत में इतना जो है वो हल्का पेश किया, यानी कि उसमें से चीज़ें जो है वो सारी हटा दी कि मुल्जिमान बासानी जो है वो तीसरी चौथी पेशी पर ही समात पर ही जो है वो बरी हो जाते हैं। तो एक तो ये चीज़ है। फिर साथ ही साथ कुछ शहरियों की भी गफलत इसमें ये शामिल होती है कि शहरी इस तरह के केसेस को पुटअप नहीं करते हैं। जब शहरियों को गवाह बनाकर अदालत में पुलिस अफसरान बुला रहे होते हैं कि वो इन मुल्जिमान को अदालत में आकर शनाख्त करें, तो वो शहरी भी जो है वो अदालत तक नहीं जाते, जिसकी वजह से मुल्जिमान को फ़ायदा पहुँचता है और वो उनके वकील जो है वो उनको बासानी जो है वो बेल आउट करा लेते हैं, उनको ज़मानत पर रिहा करा लेते हैं। तो अगर दोनों चीज़ें दुरुस्त अंदाज में की जाएँ, ख़ास तौर पर विटनेस प्रोटेक्शन पे अगर काम किया जाए, क्योंकि शहरियों को हमेशा से यही ख़तरा लाहक होता है कि अगर वो किसी मुल्जिम के ख़िलाफ़ गवाही देते हैं या मुल्जिम को पहचानते हैं अदालत में, तो उसके जो दीगर साथी होते हैं वो शहरियों को नुकसान पहुँचाते हैं, वो उनको हिरासा करते हैं। तो इसीलिए अगर ये इस पे एक पूरा जो है वो होमवर्क मुकम्मल किया जाए पुलिस की तरफ से, ना तो विटनेस प्रोटेक्शन के हवाले से काम किया जाए, फिर शहरियों को इतना कॉन्फिडेंस दिया जाए कि क्योंकि आजकल अगर शहर में कोई वारदात हो जाती है तो शहरी FIR कटवाने से भी डरते हैं, वो कतराते हैं। उसकी वजह ये बोलते हैं कि जी थाना और फिर अदालत में चक्कर लगाने पड़ेंगे। साबिक CPL जमील यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमील साहब, मुल्जिमान पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, लेकिन उसके बाद रिहा हो जाते हैं, बाद में पुलिस के लेन देन का मामला सामने आता है। इस तरह से तो ये मुल्जिमान हर बार पकड़े जाएंगे, हर बार रिहा हो जाएंगे, हर बार क्राइम की वारदातें होंगी? नहीं, ये जो हम एक कंसेप्ट समझते हैं ना, हर पुलिस का लेन देन का मामला होता है, ये गलत है। बिकॉज अगर लेन देन का मामला है तो वहाँ से छोड़ देना, वो चालान करने की जरूरत ही क्या पेश आए। देखिए, बात ये कि फैक्चुअली देखा जाए, ये एक तो ये है कि जो स्ट्रीट क्राइम में विटनेसेस नहीं मिलते। ओके, क्यों नहीं मिलते जमील यूसुफ साहब? क्या लोगों को ये डर रहता है कि पुलिस उनकी हिफाजत नहीं कर पाएगी? क्योंकि खतरा तो शहरियों को मुल्जिमान से होता है ना। आप सुन तो लेना, जी जी, मुझसे सवाल पूछा है तो मेरा ओपिनियन लीजिए ना। जी सर, कहिए।
तरीका वो ये होता है, कैसे स्ट्रीट क्राइम कर रहा है, एक मोबाइल फोन छीन लिया, उसको वो आइडेंटिफाई करेगा जाके कोर्ट में। आप कभी गई है कोर्ट? 8 बजे की आपको चला आएगा कोर्ट में जाने के लिए, 1:30-2 बजे आपको बताएंगे डेट हो गई। 6 महीने तक आप धक्के खाएंगे वहां विटनेस देने के लिए। विल यू गो अगेन? नहीं चाहिए। आप ओवरऑल देखें ना कि किधर किधर लकूनास हैं। इन लकूनास को खत्म करने के लिए पुलिस ऑर्डर 2002 में जो इन्होंने पुलिस ऑर्डर अब बनाया है, जो इतना टाइम हो गया है, उसमें एक कमेटी है जिसमें सेशन जज है, एसपी पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन है, जेल सुपरिटेंडेंट है, आईओ है। इनको बैठना था मंथली बैठ के डिस्कशन करना चाहिए जो आप इशू अभी रेज कर रहे हैं कि ये लोग कैसे बेल हो जाता है। बेल कराना एक छोटा सा पैकेज है जिसमें वकील भी आ जाता है, बेल भी हो जाता है, गारंटर भी हो जाता है, जाली डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। जेन्युइन बेल थोड़ी है। हमने प्रपोज किया था कि आप इनको कैश बेल करें। जब कैश बेल होगा तो इनको प्रॉब्लम होगा। लेकिन जमील यूसुफ साहब, इतना अरसा हो गया कराची को संगीन मसले का सामना है, अभी तक सिस्टम वैसे का वैसा क्यों है जिस तरह से आप बता रहे हैं? कोई दिलचस्पी नहीं लेता। जो असेंबली के काम है इन चीजों को है। अब आप देखिए ना, होम मिनिस्टर ही नहीं है। अब आप बताएं कौन है सीरियस क्राइम लड़ने के लिए? इतना ये अभी अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, कोरोना वायरस जो हालत बनाया है, क्राइम ऊपर जाएगा। आपको तो होम मिनिस्टर, डेडिकेटेड होम मिनिस्टर चाहिए। आपको तो एडवाइजर होम चाहिए जो इनके साथ कोऑर्डिनेट करे, पुलिस के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करे, जुडिशरी के साथ कोऑर्डिनेट करे, ये सब करें। अब सीएम साहब भी ये पोस्ट रखते हैं। मतलब आप देखिए सीएम साहब को कितना काम होता है। आप फाइनेंस भी रख रहे हैं, आप होम भी रख रहे हैं, किसके पास टाइम है इतना? इसी हम सीरियसली क्राइम को लड़ने के लिए है ही नहीं क्या जितना कंसर्न आप लोग। सही, यानी कि गवर्नमेंट का फोकस नहीं है और नेग्लिजेंस किसी एक इदारे की नहीं है। जमील यूसुफ साहब और अहमद रहमान, आप दोनों का शुक्रिया। नाज़रीन, में वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कश्मीर के मामले की। नाज़रीन, प्रोग्राम में आखिर में जिक्र करूंगी 13 जुलाई 1931 का। ये वो दिन है जो मकबूजा कश्मीर की तारीख में संगे मील की हैसियत रखता है। वो ईमान अफरोज कुर्बानी जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। अजान की तकमील तक महज चंद सातों में 22 फर्जंदान इस्लाम शहीद कर दिए गए, मगर सलाम इस कौम को जिसे दुश्मन न तब झुका सका और न अब कोई इसे हरा सकता है। इस वक्त वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ हुर्रियत रहनुमा यहाँ पर मिशाल मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आज यौम शोहदा पर भी मकबूजा कश्मीर में 4 लाशें गिराई जा चुकी हैं और इस 1 साल में हालात मजीद बदतर हो चुके हैं। भारत तो अपनी तरफ से जारहियत की इंतहा किए हुए है, मगर हम मुजम्मतों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 5 अगस्त से अब तक हमारी सिफारती प्रोग्रेस क्या रही है, ये बताइए। कि भारत इस वक्त आपको डेस्परेट दिखाई दे रहा है और डेस्परेशन में सिवाय तशद्दुद के उनके पास कोई रास्ता नहीं रहा। रास्ता इसलिए नहीं रहा कि वो जितनी कश्मीर की क़यादत है उसको नाला कर चुके हैं। वो उनके साथ डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है, वो उनके साथ मेज पे बैठने के लिए तैयार नहीं है। और भारत हाइफ है कि अगर वो नरमी बरतता है तो लोगों का रिएक्शन जो है वो उन पर हावी ना हो जाए। और न सिर्फ मुसलमान बल्कि आप देखें कि जम्मू के जो पंडित हैं और लद्दाख के जो बुद्धिस्ट हैं वो भी मौजूदा जो भारत की पॉलिसी है उससे मुतमईन नहीं है। आप देख रहे हैं कि भारत ने और इस सरकार ने अपनी कोताहियों से पूरे खित्ते में यके बाद दीगर ताल्लुकात बिगाड़ लिए हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बिगाड़ लिए, चीन के साथ ताल्लुकात बिगाड़ लिए, नेपाल के साथ ताल्लुकात बिगाड़ लिए, बांग्लादेश के साथ वो गर्मजोशी दिखाई नहीं देती तो कुछ अर्सा पहले दिखाई। शाह साहब, मिशाल मलिक साहिबा भी हमारे साथ हैं। मिशाल साहिबा, 1931 से शुरू होने वाली जद्दोजहद आज़ादी और वो 22 शोहदा, हम उनकी कुर्बानी को ना भूले हैं ना भूलेंगे।
आज के दिन की मुनासबत से क्या सूरत हाल रही वादी भर में और वहां पर आपका किसी से रब्ता हुआ क्या? ये जो कुर्बानियाँ हैं 13 जुलाई की 1931 की, जो 22 मुसलमानों ने एक अजान को मुकम्मल करने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, ये वो कुर्बानियाँ हैं जो हमेशा एक शाइनिंग स्टार की तरह अमर रहेंगी और एक गाइडिंग लाइट की तरह सारी हक़ खुद अरादियत की जो तारीख है अब तक जो चल रही है, अब तक वहाँ के लोग जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं अल्लाह का नाम लेके, वो इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मगर उसकी जो कीमत अदा की है कश्मीरी कौम ने, कश्मीर की मिट्टी ने, इतना खून बहा है इस मिट्टी के अंदर कश्मीरी कौम ने। हिंदुस्तान की कभी बर्बरियत, कभी डोगरा की, महाराजा हरी सिंह का ज़माना देख लें, उससे पहले का आप देख लें, तो ये एक कश्मीरी कौम की मुसलसल एक जद्दोजहद चलती रही है, दुखों का एक समंदर है। मिशाल साहबा, जिस तरह से इमरान खान साहब कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहे हैं, आप मुतमईन हैं इससे? और क्या ये मुकदमा पिछली हुकूमतों से मुख्तलिफ तरीके से लड़ा जा रहा है? देखिए, पिछली हुकूमतों को इस हुकूमत के साथ आप कंपेयर इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि जब से 5 अगस्त का जो बदतरीन वाक़या हुआ है, एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A, और उससे चंद महीने पहले जो न्यूक्लियर कोड्स 27 फरवरी को एक्सचेंज हुए हैं, ये कोई मामूली चैलेंजेस नहीं है। ये वो वक्त है जब शहरा कट गई है, जब कश्मीरियों के ख़िलाफ़ एक साइन कर दिया है हिंदुस्तान की सरकार ने कि इन सारी आवाम को हमने कुचल देना, ख़त्म कर देना है। इनकी शनाख्त जो बची कुची रह गई है वो भी हमने छीन देनी है। पहले उनकी आर्मी है, अब उनकी आवाम वहाँ पे जाके दंदनाएगी और बैठेगी और कब्ज़ा करेगी। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो और पिछलों से अगर मुकाबला अगर हम करें तो मुकाबला हो नहीं सकता। इस वक्त तो वो आलम है कि दिन रात एक एक पल जो है वो इतना कीमती है, इतना हैवी है पाकिस्तान के ऊपर, कर्ज है इतना भारा पाकिस्तान की सरकार के ऊपर कि वो कश्मीर का जो केस है, जो मुद्दा है, वो दुनिया के अंदर लेके जाएं। वॉर फुटिंग एक जंग है, ये मुकम्मल जंग है नस्ल कुशी की। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, शो से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल फिर।